ज्ञान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगी। राष्ट्रपति आज श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति बनने के बाद उनका यह पहला कश्मीर दौरा होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज श्रीनगर स्थित राजभवन में स्थानीय आदिवासी समूह एवं महिला स्वयं सहायता संगठनों के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति राजभवन में अपने सम्मान में आयोजित किए गए नागरिक अभिनंदन समारोह में भी भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल का भ्रमण करेंगी। वे वहां पर पुनर्निर्मित पार्वती भवन और स्काई वॉक का उद्घाटन भी करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोरक्को की आधिकारिक यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान वित्त मंत्री विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक में भाग लेंगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री कई अन्य बैठकों में भी हिस्सा लेंगी। ये बैठकें आज से 15 अक्टूबर तक मोरक्को के माराकेच में आयोजित की जा रही हैं। इन वार्षिक बैठकों में दुनिया भर के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकर भी भाग लेंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की चौथी बैठक की सह अध्यक्षता भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के रोहतक स्थित मस्तनाथ मठ का दौरा करेंगे। अमित शाह यहां मठ के 7वें महंत पीर चंद्रनाथ योगी के भंडारे में भाग लेंगे। श्रीलंका के 3 दिवसीय दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज कोलंबो में भारतीय सागरीय परिधि संघ के सदस्य देशों की मंत्रिय परिषद की 23वीं बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में भारत वर्ष 2023-25 के लिए भारतीय सागरीय परिधि संघ के उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएगा और बाद में वर्ष 2025-27 के लिए इस संघ के अध्यक्ष का पदभार संभालेगा। इस बैठक में भारतीय सागरीय परिधि संघ की हाल की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी और भविष्य में सहयोग की दिशा तय की जाएगी। डॉक्टर जयशंकर कोलंबो में द्विपक्षीय वार्ता में भी भाग लेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज नई दिल्ली स्थित ऑल इंडिया रेडियो के रंग भवन सभागार में एनिमेशन श्रृंखला KTV भारत हैं हम लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री कल सुबह पिथौरागढ़ जिले के जोलिंगकोंग में पार्वती कुंड में पूजा और दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री इस स्थान पर पवित्र आदि कैलाश से आशीर्वाद की कामना भी करेंगे। यह क्षेत्र अपने आध्यात्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विख्यात है। प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ के गुंजी गांव का दौरा करेंगे तथा सेना, ITBP और BRO कर्मियों के साथ स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में अल्मोड़ा पहुंचेंगे, जहां वे जागेश्वर धाम में पूजा और दर्शन करेंगे। लगभग 6200 फीट की ऊंचाई पर स्थित जागेश्वर धाम में लगभग 224 पत्थर के मंदिर हैं। प्रधानमंत्री कल खंड में ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों से जुड़ी लगभग 4200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। सम्मेलन में मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धा से संबंधित कानूनों, नीतियों, विभिन्न पहलुओं, संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में ब्रिक्स और गैर ब्रिक्स देशों के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण, प्रतिस्पर्धा कानून विशेषज्ञ, गैर सरकारी सलाहकार और घरेलू आमंत्रितों के 600 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। सिक्किम में बाढ़ के लगभग 1 सप्ताह बाद भी सेना के जवानों सहित लापता लोगों की तलाश जारी है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल दोनों में तीस्ता बेसिन पर तलाशी अभियान जारी है। इस बीच लगभग सभी फंसे हुए पर्यटकों को बचा लिया गया है। पराली जलाने की रोकथाम को लेकर हरियाणा सरकार की योजनाओं का असर दिखाई दे रहा है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार राज्य के 22 जिलों में से 9 में पराली जलाने के खेतों में आग लगने की घटनाएं 0 या बहुत कम। हरियाणा में किसान पराली प्रबंधन के तरीकों को अब तेजी से अपना रहे हैं। राज्य सरकार धान की पराली जलाने के मामलों में पर्याप्त कमी लाने की विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन और योजनाएं लागू कर रही है।
वहीं पंजाब में पराली का जलना बदस्तूर जारी। मोहाली में 8 अक्टूबर की रात को 36 जगहों पर पराली जलाए जाने के मामले सामने आए। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में धान की पराली जलाने वाले 6 राज्यों में पंजाब सबसे आगे। इस सीजन में 15 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक पराली जलाने के कुल मामलों की गिनती बढ़कर 959 पहुंची। राष्ट्रीय डाक सप्ताह 2023 के अंतर्गत फिलैटली दिवस के अवसर पर दिल्ली सर्कल की सभी डाक इकाइयों द्वारा विभिन्न कार्यशालाओं और सेमिनार का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा जाएंगे। योगी वहां उद्यमी सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे। भूपेंद्र पटेल आज मुंबई में आयोजित एक भव्य रोड शो में भाग लेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा आज 7 लाख नए अरुणोदय लाभार्थियों और 9वीं कक्षा की छात्राओं के लिए साइकिल वितरण की घोषणा करेंगे। ओडिशा में बीजू जनता दल की जनसंपर्क पद यात्रा का आज होगा समापन। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए बीती 2 अक्टूबर को शुरू की गई थी राज्यव्यापी जनसंपर्क पद यात्रा। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बिहार सरकार द्वारा जारी जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों में विसंगति के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन करेगी। तमिलनाडु विधानसभा का मौजूदा सत्र आज तक के लिए बढ़ाया गया। सदन की व्यवसाय सलाहकार समिति बीएसी के निर्णय के अनुसार लिया गया था यह फैसला। सुप्रीम कोर्ट 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई फिर से शुरू करेगा। उच्चतम न्यायालय दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग की अपील पर सुनवाई करेगा जिसमें मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को विधायक के रूप में अयोग्य ठहराने के 2017 के फैसले को रद्द कर दिया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय आज से निर्धारित तरीके से अदालती कार्रवाई का सीधा प्रसारण शुरू करेगा। लाइव स्ट्रीमिंग लिंक को दिल्ली उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग शीर्षक के तहत देखा जा सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अदालती कार्रवाई का सीधा प्रसारण आज सुबह 10:30 बजे मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अदालत से शुरू होगा। मद्रास उच्च न्यायालय में आज तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। सेंथिल बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरियों के बदले धन घोटाला से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। झारखंड उच्च न्यायालय रांची में करोड़ों रुपए के भूमि घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के समन को रद्द करने के लिए दायर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज कर सकता है सुनवाई। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के पर्यटक नगरी आगरा में मंगलवार को जनकपुरी महोत्सव की शुरुआत हुई। इसमें भगवान श्री राम की बारात निकाली गई। आगरा में निकली इस श्री राम बारात में इसरो को मिली चंद्रमा में सफलता को दर्शाते रॉकेट और अयोध्या में बन रहे श्री राम के मंदिर की भी झांकी देखने को मिली। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट,
फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सीताबदियारा में हुआ था। आपातकाल के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान करने वाले लोकनायक जयप्रकाश जी को 1998 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ग्राम स्वराज्य को अपने पुरुषार्थ, दूरदृष्टि और प्रभावी कार्यान्वयन द्वारा धरातल पर उतारने वाले भारत रत्न नानाजी देशमुख की आज जयंती है। नानाजी देशमुख का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। ग्रामीण विकास को जीवन समर्पित कर देने वाले नानाजी देशमुख ने चित्रकूट में ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य बालिकाओं के जीवन को विकसित करना और लोगों को महिलाओं की चुनौतियों के प्रति जागरूक करना है। भारत और सऊदी अरब ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। अपनी यात्रा के दूसरे दिन केंद्रीय बिजली और एनआरई मंत्री आर.के. सिंह ने सऊदी अरब के निवेश मंत्री खालिद अल फलीह के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। इस दौरान भारत और सऊदी अरब ने रियाद में हरित एवं स्वच्छ हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। चालू वित्त वर्ष में 9 अक्टूबर तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 21.82% बढ़कर 9.57 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। मुख्य रूप से कंपनी और व्यक्तिगत करदाताओं की से बेहतर योगदान से नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। इसके साथ ही नेट कलेक्शन 18.23 लाख करोड़ रुपए के पूरे साल के बजट अनुमान का 52.5% हो गया है। मंत्रालय ने बयान में कहा है कि 9 अक्टूबर 2023 तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के शुरुआती आंकड़ों में लगातार तेज वृद्धि देखने को मिली। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन का विषय प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य, चुनौतियां होगा। नई दिल्ली में 11 से 13 अक्टूबर में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में ब्रिक्स और गैर ब्रिक्स देशों के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण, प्रतिस्पर्धा कानून विशेषज्ञ, गैर सरकारी सलाहकार और घरेलू आमंत्रितों के 600 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा को तत्काल प्रभाव से अपने बॉबवर्ल्ड मोबाइल ऐप पर ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग निलंबित करने का आदेश दिया है। केंद्रीय बैंक ने पीएसयू को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जो पहले से ही बॉबवर्ल्ड ग्राहक हैं उन्हें इस कार्रवाई के कारण किसी भी व्यवधान का सामना न करना पड़े। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई स्कीम के तहत दूरसंचार कंपनियों का निवेश 2,419 करोड़ रुपए के आधे स्तर को पार कर गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 17,753 लोगों को रोजगार मिला है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सितंबर 2023 केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की 40वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश और गुजरात ने सितंबर 2023 में सबसे अधिक शिकायतों का निपटारा किया है। वहीं बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश सरकार शीर्ष स्थान पर, उसके बाद झारखंड सरकार और गुजरात सरकार है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग और क्रिप्टो करेंसी के व्यापार के लिए नई टीडीएस व्यवस्था लागू होने के बाद से सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 700 करोड़ रुपए से अधिक का कर संग्रह किया है। टायर निर्माता ब्रिजस्टोन इंडिया ने देश भर में अपने डीलरशिप पर 4 पहिया वाहनों के लिए ईवी चार्जर स्थापित करने के लिए टाटा पावर के साथ हाथ मिलाया है। ब्रिजस्टोन इंडिया ने कहा कि इस समझौते के तहत टाटा पावर 25-30 किलोवाट क्षमता के डीसी फास्ट चार्जर स्थापित करेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने वीवो इंडिया के 4 वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक चीनी नागरिक भी शामिल है। जांच एजेंसी द्वारा इस साल की शुरुआत में जुलाई में कंपनी के परिसरों में तलाशी लेने के बाद ये गिरफ्तारियां हुई। भारत का कच्चे इस्पात का उत्पादन चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों के दौरान करीब 15% बढ़कर 70 मिलियन टन हो गया है। मार्केट रिसर्च फर्म ने कहा कि 1 साल पहले की अवधि में स्टील का उत्पादन 61 मीट्रिक टन था। सीमेंस भारत में सार्वजनिक ट्रांजिट अथवा शहरी परिवहन समाधान के लिए केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। 26,000 करोड़ रुपए के करार में सीमेंस माल ढुलाई के लिए इलेक्ट्रिक इंजनों की आपूर्ति और रखरखाव करेगी। इजराइल पर हमास के हमले के बाद इजरायली वायुसेना ने विदेशों में तैनात अपने सैनिकों को युद्ध में शामिल होने के लिए वापस बुला लिया है। इजरायली वायुसेना ने एक बयान में कहा कि उसके मालवाहक विमान विदेशों से सैकड़ों इजरायली सैनिकों को वापस लाए हैं।
इजराइल और हमास में जारी संघर्ष के बीच इजराइल ने अपने 3 लाख पूर्व सैनिकों को भी युद्ध में शामिल होने के लिए कहा है। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में अब तक करीब 1800 लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल के आपात सेवा विभाग ने एक बयान में कहा है कि गाजा की सीमा से सटे एस्कोल क्षेत्र में रॉकेट हमले में 2 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है। इजराइल और हमास में जारी संघर्ष के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजराइल का दौरा करेंगे। इजराइल पहुंचकर विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के दौरान एंटनी ब्लिंकन के दौरे को इजराइल के प्रति अमेरिका का समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। इजराइल और हमास में जारी खूनी संघर्ष के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की। इस दौरान बाइडेन ने हमास के हमले को दुष्ट कृत्य बताते हुए इजराइल के लिए अमेरिकी समर्थन पर जोर दिया। बाइडेन ने नेतन्याहू से संघर्ष क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को 2 गुना करने की बात कही। बातचीत के दौरान बाइडेन ने इजराइल की आयरन डोम में उपयोग किए जाने वाले इंटरसेप्टर के साथ साथ गोला बारूद की पुनः पूर्ति का वादा किया है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद ऑस्ट्रिया ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देने पर अभी रोक लगा दी है। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने एक बयान में कहा कि ऑस्ट्रिया द्वारा दिए जा रहे वित्तीय सहायता का उपयोग आतंकवादी उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने इजराइल से गाजा के लिए पानी, भोजन और बिजली सेवाओं को बंद नहीं करने का आग्रह किया है। ईयू के विदेश मंत्रियों ने युद्ध प्रभावित क्षेत्र से भागने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए मानवीय गलियारे बनाने का आह्वान किया। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारतीय टीम अपने दूसरे मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगी। दिल्ली में होने वाले इस मुकाबले में भारतीय टीम की नजर लगातार दूसरी जीत हासिल करने पर लगी होगी। टीम इंडिया ने टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराया है। वहीं अफगानिस्तान को विश्व कप के पहले मैच में बांग्लादेश के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में गत विजेता इंग्लैंड ने अपनी पहली जीत हासिल कर ली है। धर्मशाला में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रन से हराने में सफलता पाई। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर विश्व कप में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। श्रीलंका से जीत के लिए मिले 345 रन के लक्ष्य को पाकिस्तान ने रिजवान और अब्दुल्ला शफीक के शतक की मदद से 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। विश्व कप इतिहास में किसी भी टीम के द्वारा हासिल किया गया यह सबसे बड़ा लक्ष्य है। रिजवान 134 रन बनाकर नाबाद रहे, वहीं शफीक ने 113 रन की पारी खेली। और एक्सप्रेस 100 में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और अन्य नेता भी मौजूद रहे। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुए इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एशियाई खेलों में भारतीय एथलीटों का उत्कृष्ट प्रदर्शन उनकी सच्ची खेल भावना का बेहतरीन उदाहरण है। पीएम ने कहा कि खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और उपलब्धियों से पूरे देश में जश्न का माहौल है। एशियाई खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पीएम ने खेलो इंडिया अभियान की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि एशियाई खेलों में शामिल भारतीय खिलाड़ियों में बहुत से नाम इसी अभियान से निकले हैं। उन्होंने कहा खिलाड़ियों के उभरने में पैसों की कमी कभी नहीं आने दी जाएगी।
इस समारोह में खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एशियाई खेलों में खिलाड़ियों ने अपना पसीना बहाकर देश को 107 पदक दिलाए हैं। अब पेरिस ओलंपिक में भी हमारे खिलाड़ी नया इतिहास रचेंगे। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी पुरुष युगल में दुनिया की नंबर 1 जोड़ी बन गई है। चिराग सात्विक भारत के ये मुकाम हासिल करने वाली पहली जोड़ी है। पीवी सिंधु ने आर्कटिक ओपन बैडमिंटन के महिला एकल के राउंड ऑफ 32 मैच में नोजोमी ओकुहारा को हराकर अगले राउंड में जगह बनाई। उन्होंने टूर्नामेंट में ओकुहारा को सीधे गेम में 21-13, 21-6 से शिकस्त दी। यूएफए ने 2028 और 2032 के यूरो कप के आयोजन स्थल की घोषणा कर दी है। यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड को 2028 के यूरो कप, जबकि इटली और तुर्की को 2032 के टूर्नामेंट की मेजबानी सौंपी गई है। चेल्सी और रियल मैड्रिड के लिए खेल चुके दिग्गज फुटबॉलर एडेन हैजार्ड ने 32 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। चेल्सी के लिए उन्होंने 2 प्रीमियर लीग खिताब जीते। उन्होंने पिछले दिसंबर में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया था। स्पेनिश क्लब सेविया उरुग्वे के पूर्व कोच डिएगो अलांसो को टीम का नया मैनेजर बनाया है। अलांसो ने पिछले साल विश्व कप में उरुग्वे के खराब प्रदर्शन के बाद कोच का पद छोड़ दिया था। फुटबॉल विश्व कप क्वालिफायर में विश्व चैंपियनशिप अर्जेंटीना को गुरुवार को पैराग्वे के खिलाफ खेलना है। इस मुकाबले से पहले टीम के कप्तान और स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी टीम के साथ जुड़ गए हैं और मंगलवार को अभ्यास में हिस्सा लेंगे। अभिनेता कमल हसन ने मंगलवार को सी हॉरर फिल्म किंगस्टन का फर्स्ट लुक लॉन्च किया। इस फिल्म में जीवी प्रकाश और दिव्या भारती मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। देव अधिकारी की फिल्म बाघा जतीन का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। फिल्म 20 अक्टूबर को रिलीज होगी। फिल्म बाघा जतीन भारत के आजादी में शामिल देश के अनेक नायकों की अनसुनी कहानी पर आधारित है। अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश टीवी के चर्चित डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 11 को होस्ट करते नजर आ सकती हैं। हिंदी सिनेमा के महानायक कहे जाने वाले चर्चित अभिनेता अमिताभ बच्चन का आज जन्मदिन है। अमिताभ बच्चन ने हिंदी सिनेमा को सैकड़ों यादगार फिल्में दी हैं। लगभग 1 साल के ब्रेक के बाद अभिनेता आमिर खान जल्द ही फिल्म सितारे ज़मीं पर में नजर आएंगे। आमिर ने एक इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि की है। आमिर खान के बेटे जुनैद खान जल्द ही फिल्म निर्माता के रूप में इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाले हैं। प्रीतम प्यारे बतौर प्रोड्यूसर जुनैद की पहली फिल्म होगी। दक्षिण भारतीय फिल्मों के चर्चित अभिनेता रवि तेजा टीवी रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में नजर आए। इस दौरान रवि तेजा अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के साथ डांस करते नजर आए। बिग बॉस सीजन 13 से चर्चा में आई अभिनेत्री शहनाज गिल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हैं। हाल ही में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद शहनाज गिल को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। थलपति विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म लियो को हाल ही में सीबीएफसी से सेंसर प्रमाण पत्र मिला है। फिल्म को कई कट और म्यूट के आदेश के बाद से यूए प्रमाणित किया गया है। विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर का टीजर भारत पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबले के दौरान दिखाया जाएगा। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। तैयार हो